नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान संपन्न हो चुका है। जनता ने बटन दबा दिया है और अब बारी है फैसले की। यानी कि अब तक करीब 71.44% मतदान दर्ज किया गया। यह प्रतिशत पिछली बार की तुलना में 11% कम है, क्योंकि 2023 में दतिया सीट पर आपको बता दें कि 79.4% मतदान हुआ था। और अब चुनावी बयानबाजियां भी थम चुकी है। ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की, और निगाहें सिर्फ 3 अगस्त पर टिकी हैं कि जब जनता का जनादेश सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बड़ा हुआ ये मतदान, जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, ये प्रतिशत, ये किसके पक्ष में जाएगा? बदलाव का ये बड़ा संकेत है। क्या बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी या फिर कांग्रेस उपचुनाव को सत्ता के खिलाफ जनादेश में बदल देगी? पर इन सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि मतदान के बाद बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। पहले वो आप सुनिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, सुनिए जरा। कांग्रेस ये चुनाव जनता पे थोपा गया है। 2.5 साल हुए हैं। ये 5 साल के लिए चुनाव था, लेकिन सेनेटर मुखर राजेंद्र भारती पे जो केस लगे वो जेल गए, उसके बाद ये सब स्थिति हुई। चुनाव आयोग ने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं और चुनाव घोषित कर दिया। इन सब का लाभ, और जो कुंवर घनश्याम जी की जो इमेज है, 2 बार यहाँ से विधायक रहे, उनके फादर सांसद है, पूरे परिवार की सेवाएं हैं और कोई घमंड नहीं, बहुत सिंपल, राजा नहीं रंग है कि वो स्थिति है उनकी, इसलिए एक तरफा चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 20,000 वोट से। जी, जैसे घनश्याम सिंह कह रहे थे कि उनके साथ काफी छल किया जा रहा है, धनबल का उपयोग किया जा रहा है, इसका मतलब हार स्वीकार ली है। जो अध्यक्ष जिलाध्यक्ष का चल रहा है वायरल। कांग्रेस इसी तरह के भ्रम फैलाती है हमेशा। तो देखिए, जनादेश को लेकर सियासी दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करते हैं। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि सागर कसेरा जी हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सागर जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सीधा दतिया का रुख करूंगा, जहां से हमारे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं। लगातार जो इस पूरे कवरेज को आज सुबह से ही लगातार कवरेज करते रहे। पहले विनोद शर्मा, उनके पास हम चलेंगे। विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी विनोद, कैसा रहा आज? क्योंकि दिन भर जिस तरह से आज मतदान का दिन था और किस तरह का उत्साह मतदाताओं के अंदर देखने को मिला। शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं और इस बार के मतदान प्रतिशत की बात करें तो कैसा रहा मतदान प्रतिशत? देखिए, मतदान प्रतिशत तो अच्छा इसलिए भी कहेंगे कि आज दिन भर मौसम से भी लोगों को परेशान करके रखा। दोपहर बारिश के बाद लगातार शाम को 5 बजे तक 3 बार रुक रुक कर बारिश हुई। उसके बाद भी मतदाताओं का जो उत्साह था वो देखते ही बनता था। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और यही कारण है कि 71.44 जो मतदान रहा प्रतिशत, वो बेहद अच्छा प्रतिशत माना जा सकता है। हालांकि पिछले तुलना में कम है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रतिशत माना जा सकता है। बेहद रोचक चुनाव इसको कहा जा सकता है। सुबह से ही हमने देखा कि प्रशासनिक तौर पर तो पुख्ता इंतजाम थे, सभी तैयारियां थी। इसके साथ साथ राजनीतिक दल जो उनके प्रत्याशी थे, चाहे वो आशुतोष तिवारी हो या फिर घनश्याम सिंह हो, लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे, अपनी अपनी जीत का दावा करते रहे। नरोत्तम मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस बौखला गई है और 20,000 वोटों से कांग्रेस हार रही है। और वहीं जो कुंवर घनश्याम सिंह है, उन्होंने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है, लोगों ने उनके पक्ष में मतदान दिया है। पीसी शर्मा भी शाम को अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने दावा किया है कि लोगों में आक्रोश इस बात का है कि 2.5 साल में उनको चुनावों में धकेल दिया गया। लेकिन लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने विकास को महत्व दिया। हालांकि दोनों ही पार्टी इस बात से खुश हैं कि बड़ा हुआ मतदान है उनके पक्ष में है। कांग्रेस का कहना है कि जो लोगों का आक्रोश है कि चुनाव
उनके 2.5 साल में ला दिया गया, उससे उनको बढ़ चढ़ के मतदान हुआ है। तो बीजेपी ने कहा है कि विकास को लेकर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और इस बार उनका ही विधायक बनेगा। तो ये अपने अपने दावे हैं, अपने अपने इनके तर्क हैं और इन तर्कों में क्या विशेष है ये वो स्वयं जानते होंगे। लेकिन 3 अगस्त को जब ठीक है, ईवीएम 3 अगस्त का इंतजार है, क्योंकि देखिए अब प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब 3 अगस्त जिसका इंतजार किया जाएगा, कब जो है यहाँ पर मतदाताओं ने जो किससे अपना जनादेश जो है वो यहाँ पर दिया है, ये हमें यहाँ पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल एक अनुमान के तौर पर अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं, क्योंकि देखिए इस प्रतिशत को लेकर सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और सबका ये कहना है कि हमारे पक्ष में ही मतदान हुआ है। सागर कसेरा जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये मतदान प्रतिशत है 71.44%, कैसे देखते हैं आप इसे और इसमें आप अपनी जीत की संभावनाएं कैसे तलाश रहे हैं? क्यों लग रहा है आपको ये आपके पक्ष में? देखिए राजेश जी, आज लोकतंत्र की भी एक बड़ी जीत हुई है। सबसे पहले तो आपको, शिल्पी जी को और हमारी पैनल में उपस्थित रमेश शर्मा जी को, सभी को भगवान भोलेनाथ का आज श्रावण मास प्रारंभ हुआ तो उसकी बधाई देता हूँ। तो क्यों ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जीतू पटवारी जी धमकाते हुए नजर आए थे लोकतंत्र के इस उत्सव में। वहां के लोगों को, वहां के पुलिस प्रशासन को, वहां इलेक्शन कमीशन को कि मैं तुमको देख लूंगा। और उसके बाद आप देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा और जनता ने केवल मतदान मात्र नहीं किया बल्कि लोकतंत्र में अपने विश्वास को फिर से मजबूत किया है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार जैसा आपने बताया 71-72% मतदान हुआ है, तो ये बताता है कि जनता ने इस उपचुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया है। मेरे लिए विशेष तौर से चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव मात्र है ही नहीं, ये तो वहां पर जनता के विश्वास के साथ हुए कुठाराघात का चुनाव था, ये जनता के आक्रोश का चुनाव था। मैं खुद कई दिनों तक दतिया में रहकर आया, मैंने वहां कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती के अगेंस्ट और इनके महाराज जो इन्होंने दतिया से उतारे, इनके खिलाफ एक जबरदस्त माहौल देखा और वो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको दिखाई देगा। और विशेष तौर से मैं भी एक बात ऐड करना चाहता हूं जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कही कि 20,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। और आप देखिएगा, क्योंकि जनता को अपना निर्णय देने का दोबारा माई के आशीर्वाद से जब अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने, राजेंद्र भारती जी ने जो वहां पर 2.5 वर्षों तक विकास की गाड़ी को रोक दिया था, उस गाड़ी को दोबारा से सुचारू करने का एक अवसर वहां की जनता को दिया है। तो जनता ये अवसर को किसी भी हालत में उसे जाया नहीं देने जाने वाली। और इसीलिए पिछले कई दिनों में जब हम दतिया के मैं दतिया के क्षेत्रों में उदगवा, चिरूला, बसई अनेक इलाकों में मैं रहा, तो वहां के जो लोगों से बातचीत की और उनसे स्पष्ट हुआ कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं की जो चर्चा है वो लोगों के बीच में स्पष्टता से दिखाई दी। और विशेष तौर से ये भी सुनाई दिया कि 2.5 वर्षों जो विकास उन्होंने रोक दिया था, उस विकास को दोबारा से आगे बढ़ाने का उनके पास अवसर है। तो इस चुनाव में विकास, संगठन और जनता के विश्वास के आधार पर ये चुनाव लड़ा है। और एक बात मैं विशेष तौर से बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ राजेश जी, क्योंकि मैं वहां रहकर आया तो मैंने वहां की गतिविधियों को बहुत विस्तार से देखा। मैंने ये भी देखा कि दतिया से झांसी के बीच में एक रिजॉर्ट के अंदर कांग्रेस के सारे बड़े नेता कल दतिया चुनाव के बीच चल रहे बड़े इंपॉर्टेंट डे में ये लोग स्विमिंग पूल के अंदर नहाते नजर आए। तो आप इनकी गंभीरता को राजेश जी देख लीजिए कि कितने गंभीर वहां कांग्रेस के लोग हैं जो इस प्रकार इस चुनाव में ठीक है, लेकिन मतदाता इन सब बातों से मतलब नहीं रखता सागर जी कि वहां पर कौन नहा रहा था, कौन क्या हुआ, मूल मुद्दा उनका जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार आपकी है, विकास कार्य जो है वहां के विधायक ने रोक रखे थे, ये बड़ा गंभीर आरोप यहां पर हो जाता है। चलिए पहले मैं इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी। शिल्पी जी, आप कैसे देखती हैं ये जो मतदान प्रतिशत सामने आया है, इसको आपको लग रहा है ये आपके पक्ष में, वो क्यों लग रहा है आपको भी? निश्चित तौर पर राजेश जी, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 टर्म में अगर हमने मतदान प्रतिशत देखा है तो सबसे सर्वाधिक वो 2023 में था और दतिया की जनता लामबंद हुई थी इस भय और भ्रष्टाचार से लिप्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा जी को घर बैठाने के लिए। और इस उपचुनाव में पुनः जो मतदान प्रतिशत है वो काफी ज्यादा है और ये पूर्णतः से हम इस बात को लेकर आश्वान्वित हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी
देखिए आदरणीय घनश्याम सिंह जुदेव जी के ही पक्ष में गया है, जो कि बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने एकजुटता के साथ दतिया के अंदर जो चुनाव है उसको लड़ा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जीतू पटवारी जी के उद्बोधन का यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे, तो उससे पहले उन्हें नरोत्तम मिश्रा जी के भी वक्तव्य का उल्लेख करना चाहिए था, जो सार्वजनिक मंच से प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे थे और गृह मंत्री मोहन यादव जी को ये स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि उनका जो सम्मान है उन्होंने किस तरीके से मिट्टी कर दिया है। और जितनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्यमान थी, जितनी अराजकता थी, इनके कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़कों पर आकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसको लेकर तो भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी तौर पर आश्वस्त है कि वो चुनाव को हार रही है और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीत रही है। और जहां तक बात है आदरणीय राजेंद्र भारती जी की, तो 2.5 साल का उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। दतिया की जनता के ऊपर इस उपचुनाव को थोपा गया था और हम जनमत के सम्मान को बचाने का ये चुनाव लड़ रहे थे, और हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है, अगर चाहें तो सागर भाई आज ऑन कैमरा हमको जीत की जो बधाई है वो प्रेषित कर सकते हैं, हम उसको खुशी खुशी स्वीकार लेंगे। चलिए देखिए, आप तो बड़ा दावा कर रहे हैं, आप चाहें तो जीत की बधाई भी प्रेषित कर सकते हैं। रुक जाइए, वो 3 तारीख तक का इंतजार करने के लिए भी तैयार नहीं है सागर जी, वो ये कह रहे हैं कि अभी से ही प्रेषित कर दीजिए आप। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। इसे सिर्फ बौखलाहट नहीं कहेंगे, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी भी कहेंगे। दूसरी बात, मैं विशेष तौर से एक बात इंगित करना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही लाइन में कह दूंगा, और वो ये है कि जनता ने जब अपना विश्वास दिया है, और विश्वास वहां पर राजनीतिक आकलन ने मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरी एंटायर भाजपा ने मजबूती से चुनाव लड़ा, पूरे हमारे आपके पूरे तमाम दिग्गज नेता भी मैदान में। ठीक है सर, लौट रहा हूँ सागर जी आपके पास में, जरा रमेश शर्मा जी। भाजपा ने कांग्रेस को जितवाने के लिए चुनाव लड़ा है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं राजन भारती जी को एमपी एमएलए कोर्ट ने किस बात की सजा सुनाई जिस वजह से चुनाव हुआ? नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर भी का मामला दर्ज था, वो छोड़ दीजिए, और अभी तो एक एक करके घोटाले की फाइल निकल कर आएगी। आप तो 3 तारीख का इंतजार करिए। नरोत्तम मिश्रा जी को अडवाणी बनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। अरे सिंपल जी, भाजपा कैसे चुनाव लूट सकती है? ये तो सीधा सीधा आप मतलब ऐसी बातें करते हैं कि मतलब जो तथ्यों के बिल्कुल आपसे कह रहे हैं ना, आप 3 तारीख की प्रतीक्षा करिए, तो देखिए यही नरेंद्र। चलिए ठीक है ना, अब आज हो गया मतदान, ठीक है, जनादेश मिल गया, अब जो होगा सामने आ जाएगा। चलिए रुकिए, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं ये जो मतदान प्रतिशत जो सामने आया है? लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि पिछली बार से ये 11% कम है। अब देखिए, अभी पहले ये कहा जाता था कि अगर मतदान प्रतिशत ज्यादा है तो सत्ता पक्ष के को लेकर नुकसान वाली बात कही जाती थी, ये विपक्ष के लिए फायदेमंद होता था, लेकिन ये भी एक मिथक था, कई बार टूटा भी। कई बार हमने देखा है कि प्रतिशत अच्छा होता था तो भी वो सरकार के पक्ष में ही जाता था। लेकिन इस बार का ये जो मतदान प्रतिशत, क्योंकि दतिया का ये जो चुनाव है ये बेहद दिलचस्प रहा है, इसके समीकरण जो है बेहद बदले हुए नजर आए, तो आप कैसे देखते हैं इस प्रतिशत? ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दतिया का ये चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प है और इस बार बहुत सारे समीकरण बदले हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात मुझे जो आश्चर्यजनक लगी, मतदान का प्रतिशत का कम होना। सामान्यतः जब राजनीतिक पार्टियां इतनी ताकत लगाती हैं जैसी दतिया उपचुनाव में लगाई, तो उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत हमेशा पिछली बार से बढ़ता है। अभी जो 71-72% आ रहा है, फाइनल रिजल्ट में इसको 1-2% और वृद्धि होगी, जब अंतिम आंकड़े आएंगे इसमें वृद्धि होगी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी 11% कवर हो जाएगा, इसकी संभावना कम है। तो ये एक बड़ा आश्चर्य माना जाता है। उपचुनाव में परसेंटेज का गिरना सामान्यतया सत्ता पक्ष के हित में माना जाता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। लेकिन अच्छा मतदान जो है, जैसे पिछली बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा था तो उसका लाभ विपक्ष को मिला था, तो लेकिन इस बार जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मतदाता साइलेंट रहा है। और मतदाता जो साइलेंट रहा है उसमें कुछ अलग प्रकार के इस बार हमको दतिया में विचारधाराएं देखने को मिली है। एक तो कहीं ना कहीं इस बार के प्रचार में मतदान में जातिवाद का असर दिखा है
चर्चा हुई है जातिवाद की। अब वो कितने प्रतिशत मतदान को प्रभावित करेगा ये एक अलग बात हुई। और दूसरा, दोनों ही पार्टियों में असंतोष को लेकर के भी चर्चा हुई। भाजपा में भी असंतोष को लेकर के चर्चा हुई, कांग्रेस में भी असंतोष को लेकर के चर्चा हुई। मुझे लग रहा है कि मतदान के प्रतिशत गिरने का जो सबसे बड़ा कारण है दोनों पार्टियों के भीतर असंतोष का गिरना। लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों ने जो कार्यकर्ता लगाए हुए थे, घर से निकालने तक के कार्यकर्ता लगाए हुए थे, उस तैयारी के साथ मतदान का प्रतिशत गिरना ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। और ये वाकई चुनाव का परिणाम इसका बहुत दिलचस्प होगा। जहां तक जीत के दावों का प्रश्न है, दोनों ही पार्टियां परिणाम के अंतिम क्षण तक अपनी अपनी जीत का दावा करती है, तो वो अपनी इसी बीच में दावा करती ही रहेंगे। लेकिन वाकई सारे अनुमान, सारे विशेषज्ञों का, मेरा अनुमान मतदान में तो गलत निकला। मुझे तो लग रहा था कि पिछली बार से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के अब परिणाम भी इसी तरीके से दिलचस्प होगा, क्योंकि मतदाता साइलेंट था वहां पर। जी शर्मा जी, इस बार मैं 2-3 चीजें और समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, इस बार आपने नाराजगी की बात कही, बताई कि दोनों ही पार्टी के अंदर नाराजगी थी, कार्यकर्ता नाराज था, असमंजस की स्थिति यहां पर देखने को मिली प्रत्याशियों को लेकर। और दूसरा, अभी जो हमने देखा, जो जेएनजी का विरोध हुआ, तो क्या ये जो वोटर जो कम हुआ है, ये जो मतदान प्रतिशत, इसका भी एक असर हो सकता है? क्योंकि जेएनजी भी वहां पर लामबंद था, युवाओं के अंदर भी नाराजगी थी। ये निश्चित रूप से इसका असर होगा, क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें युवाओं का परसेंटेज अपेक्षाकृत जो पिछली बार रहा है उससे थोड़ा बहुत युवाओं का परसेंटेज कम होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो निराशा की रही हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ भी हो, अयोध्या की जो घटना हुई है, अपना दान को लेकर के जो घटना, वहां पर चढ़ावे को लेकर के जो घटना आई है, उसका कहीं ना कहीं वो भी चर्चा में रहा है। और दिल्ली की जो घटना रही है वो भी चर्चा में रहा है। हालांकि दिल्ली की घटना जो जंतर मंतर के धरने को लेकर के दोनों अलग अलग दावे रहे। कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल जेएनजी का, छात्रों का ही माना, और कुछ लोगों ने उसको योजना पूर्वक माना। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी परसेंटेज तो गिरा है। कुछ थोड़ा बहुत 1-2% बरसात के कारण भी हम परसेंटेज गिरा हुआ मान सकते हैं, लेकिन फिर भी 10-11% का परसेंटेज कम होना, ये वाकई कहीं ना कहीं मतदाता की उदासीनता का प्रश्न है। मतदाता की बड़ी उदासीनता है। और अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, सागर जी, पूरी टीम मैदान में उतार दी और बूथ मैनेजमेंट में आप लोग माहिर हैं, और क्या वजह है ये जो 11% मतदान जो कम हुआ है? क्या वोटर को घर से नहीं निकाल पाए, मतदान केंद्रों तक नहीं ला पाए? कहां रणनीति में चूक? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत व्यापक तरीके से 291 मतदान केंद्रों पर कुल 72% जो मतदान हुआ है, 2,20,410 कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1,60,000 से अधिक लोगों ने मतदान कर दिया है। तो अपने आप में ये उपचुनाव के अंदर एक बड़ा उत्साह दिखाता है। और दतिया की जनता ने जो अपना निर्णय दिया, उनका मूल और ये प्रतिशत, ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि दतिया ने विकास को फैसला सुनाने की और अपना कदम बढ़ा। तो दतिया ने आज वोट बस नहीं डाला राजेश जी, बल्कि विश्वास और विकास के बीच अपना विकल्प को चुना। और इसीलिए मैंने विश्वास जताया कि 3 अगस्त को शिल्पी जी माने या ना माने, उन्हें मुझे और भाजपा को बधाई देनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात कि जब आप राजेंद्र भारती जी की बात करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई संयुक्त कार्य नहीं किया था, जिस वजह से ये उपचुनाव हमको दोबारा कराना पड़ा। और जब जो चुनाव आयोग ने उपचुनाव की परिपाटी रखी, तो उसके पीछे उनके भी कुछ ऐसे कारनामे थे जो एमपी एमएलए को जो उन्होंने खुद चुना, इसके बाद उनकी सदस्यता गई और उसके बाद जाकर के ये चुनाव हुआ। और इसीलिए वहां की जनता बहुत आक्रोशित है कि उनके जनमत के साथ में जो विश्वासघात करने का काम राजेंद्र भारती जी ने किया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ नाजिर जी, वहां पर एक विशेष चर्चा, इतने नाराज थे, इतने आक्रोशित थे, तो आना था इनको बाहर निकलकर आपके पक्ष में वोट कर देना चाहिए था। देखिए, मैं तो आपको विशेष तौर से कह ही रहा हूँ, वहां की जनता ने तो ये किया ही है राजेश जी। लेकिन एक चीज जो मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, वहां पर जो महाराज जी को जिनको इन्होंने चुनावी डिवीजन करने जो जाते हैं, कुछ दिन पहले कहीं और चुनाव गए यहाँ पर है, वहां पर विशेष लोअर मिडिल क्लास फैमिली में उनके लिए एक नैरेटिव था, वो मैंने महसूस किया। और वो ये था कि जो उनका राजमहल है, वो अपने राजमहल जो दतिया की विरासत है, उसको ही वो ठीक से संभाल नहीं पाए, उस विरासत को जर्जर उन्होंने करा हुआ है। तो वो दतिया का क्या विकास करेंगे, इस बात का भी वहां की जनता में बड़ा चिंता थी। और इसी चिंता के कारण अब वहां हमारे भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में बड़ा जबरदस्त मतदान आज दतिया की जनता ने किया। मतलब ये जो आप ये कह रहे हैं, ये जितने भी वोट डले हैं, ये सिर्फ आपके ही है, मतदान आपका है, ये मतदाता आपके ही थे।
अगर जो नहीं आया है वो कांग्रेस का नहीं आया, शिम्पी जी वही नाराजगी थी, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं आप। इसका नुकसान भी कांग्रेस को ही होगा। जी जी जी, प्रश्न हमसे किया आपने। जी शिम्पी जी। हाँ देखिए, पहली बात तो जो आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा है वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जो बाय इलेक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के फेवर में जरूर जाते हैं, लेकिन विजयपुर का जो चुनाव परिणाम है वो भी हमारे सामने है जो कांग्रेस के पक्ष में आया था। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता आदरणीय घनश्याम सिंह जी के बारे में कह रहे हैं, तो शायद वो उनके कार्यकाल के बारे में नहीं जानते। जब 93 और 2003 में भी वो दतिया से विधायक रह चुके हैं, वहां का जो दतिया का रेलवे स्टेशन है वो तब आया था जब घनश्याम सिंह जी के पिताजी वहां से सांसद थे, उस समय का वो रेलवे स्टेशन वहां आया हुआ है। जब घनश्याम सिंह जी विधायक थे तो राजघाट से वो एक नहर लेकर आए थे जिसने दतिया की जो जल की समस्या थी उसको दूर किया था। जो केंद्रीय विद्यालय वहां का है वो घनश्याम सिंह के समय का आया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी घनश्याम सिंह जी के बारे में कुछ जानती नहीं है, बस जो जनता है उसको दिग्भ्रमित कर रही है। हालांकि अब तो वोटिंग हो चुकी है तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। और बीजेपी भले ही ना जाने, लेकिन जनता को पता होना चाहिए आपका जो प्रत्याशी मैदान में है वो कैसा है, कम से कम, क्योंकि अगेंस्ट जो पार्टियां होती हैं वो तो विरोधी ही होती हैं, लेकिन ये जनता को जानना चाहिए कि आपका प्रत्याशी कैसा है और इसी आधार पर आप लोग टिकट भी देते हैं। राजेश जी, हमारा प्रत्याशी तो दतिया का माटी का ही है, आदरणीय घनश्याम सिंह जी वहीं के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए, क्योंकि एक पैराशूट प्रत्याशी वहां पर आ गया था जिसको स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जान रहा था। तो ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जब प्रत्याशी जनता के बीच जाकर ये बताना पड़ रहा था कि मैं प्रत्याशी हूँ, तो समस्या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कांग्रेस के प्रत्याशी को तो दतिया का बच्चा जानता है, उनके विकास कार्यों को दतिया का बच्चा जानता है। इसीलिए हम इतने आश्वासित हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 3 आप दोनों को रोकूंगा, कि पैराशूट प्रत्याशी को फिर से वापस लौटना पड़ रहा है। शर्मा जी आपके पास हूँ, ठीक है आ रहा हूँ। कुछ भी तो आप बोल रहे हैं, मतलब आप जो कहेंगे वही सही है, कांग्रेस जो कहेगी वो गलत है। हमारे शिक्षा वहां हुई, एक घर में जाकर इसलिए भोजन किया, वहां का प्रत्याशी नहीं है। ये तो ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो यथार्थ है तो दूर है। आप कितना भी चिल्लाएं शिल्पी जी। चलिए मैं रोक रहा हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा। रुक जाइए शिल्पी जी, रुक जाइए, सागर जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरह से ये अब ये जो मुकाबला है, वैसे तो ये कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं मैदान में, लेकिन जो तीसरे मोर्चे की हम बात करते हैं, आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव भी मैदान में थे। बताया जाता है कि अच्छा नाम है दामोदर यादव की, छवि भी अच्छी है और ऐसे में मैदान में ये किस पार्टी के लिए मतलब फायदेमंद और नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि पिछली बार उन्होंने कोई चुनाव लड़ा था तो उसमें उनको अच्छे खासे 25-30 हजार वोट मिले थे किसी और सीट से, और वो बहुत प्रभावशाली हैं, अपने स्थान पर प्रभावशाली हैं। उन्होंने जो ज्यादा फोकस किया है वो ओबीसी पर और एससी पर ज्यादा फोकस किया है। तो मैं समझता हूं अब इस पर निर्भर करेगा कि एससी और ओबीसी में से उन्होंने किस पर ज्यादा प्रभाव डाला। अगर ओबीसी वोट पर उन्होंने ज्यादा पकड़ बनाई होगी, ओबीसी के वोट ज्यादा लिए होंगे, तो इसका नुकसान भाजपा को होगा, और अगर एससी के वोट उन्होंने ज्यादा लिए होंगे तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि दामोदर यादव जी की उपस्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के लिए नुकसान देने वाली उनकी उम्मीदवारी है। और उसके अलावा चूंकि वहां पर जो जातिवाद की ज्यादा चर्चा हुई है, तो जातिवाद की ज्यादा चर्चा अब वो आजाद समाजवादी पार्टी के द्वारा ही ज्यादा हुई है। हालांकि कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने ये प्रयास किया था कि अन्य मुद्दों के अलावा भाजपा ये प्रयास करती रही कि हमारा जो विकास का है उसके ऊपर मुद्दा हो। कांग्रेस ये प्रचार करती रही कि विकास के दावे झूठे हैं और ये एक सारी गलतियां इन्होंने की हैं। तो ये दोनों पार्टियां उससे मुद्दे से अलग हट करके मुख्य मुद्दे पर आती रही, लेकिन फिर भी वो जो तीसरी पार्टी है उसका जातिवाद का काट तो चला है। अब कितने प्रतिशत चला है, कितने लोगों ने प्रभावित होकर के वोट किया है, ये अब आज नहीं कहा जा सकता। ये इन तीनों पार्टियों को मिले हुए वोटों के बाद ही अंदाज लगेगा। अब चूंकि कुछ भी हो, मतदान
पूरा हो गया है, परिणाम तो अब पेटियों में मतलब मशीन के अंदर कैद है। तो सब लोगों को, तीनों चारों जो प्रमुख उम्मीदवार हैं तीनों को, उनको अभी आनंद मनाने दीजिए 3 तारीख तक। तो 3 तारीख के बाद ही फिर फाइनल रिजल्ट होगा। जी निश्चित तौर पर, यानी कि अब इंतजार करना पड़ेगा 3 तारीख का, क्योंकि देखिए अब जो जनादेश है वो ईवीएम में कैद हो गया है। अब जो तिजोरी है वो 3 तारीख को खुलेगी, जब नतीजे आएंगे कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, फिलहाल दतिया की जनता अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा चुकी है और अब नजरें सिर्फ 3 अगस्त पर हैं, जब वोटों की गिनती के साथ यह भी साफ हो जाएगा कि जनता ने विकास पर भरोसा जताया है या फिर बदलाव को चुना है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आगे भी खबरों का सिलसिला हमारे यहाँ जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।